मित्रों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल एडू क्लासेस एक कदम सबके साथ में। मित्रों, आज की क्लास से हम फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास, जिसकी अब तक हमने 25 क्लासेस ली हैं इस चैनल पे। और किसी कारणवश हमें बंद करनी पड़ी थी क्लासेस, लेकिन अब हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत सारे मित्र तो नाराज़ हो गए, लेकिन आप लोग नाराज़ मत होइए, क्योंकि अगर आप लोग नाराज़ हो जाएंगे फिर कैसे काम चलेगा। तो आप लोग जो है फिर से क्लासेस देखिए और नोट्स बनाइए। देखिए, मैं एक बार और बता दूं कि अगर मैं नोट्स बना के लाती हूँ तो वो नोट्स जो हैं मेरे माइंडसेट के अकॉर्डिंग होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको पूरा एक चैप्टर जैसे दे रही हूँ, डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास। तो अगर आपके पास बुक है तो आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं, जो नहीं पढ़ी हैं, तो वो आपको यहाँ पे लगेगा कि हाँ, ये चीज़ हमने नहीं पढ़ी है। बाकी जिन लोगों के पास नहीं है तो उनको पूरा ये नहीं लगेगा कि हाँ, मैम ने तो वो नोट्स दिए थे, लेकिन यहाँ पे तभी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो संतुष्ट नहीं होते हैं, है ना। तो यहाँ पे जब आप पेज देखेंगे, पेज में देखेंगे कि हाँ, ये दिया है, तो आप ज़रूर उससे कुछ आपको लगेगा कि हाँ, इसी टाइप की डॉक्टर नगेंद्र की इतिहास की बुक होती है ना। तो चलते ही स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, लेकिन आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है हमारा कि आप लोग क्लास को देखिए और इसे शेयर करिए, जिससे और लोगों तक पहुँचे, क्योंकि ये सभी हिंदी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बुक है। ओके, तो कोशिश करिए कि एक मित्र तक तो ज़रूर शेयर करिए। नहीं शेयर कर सकते तो अगर पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिख सकते हैं। ओके मित्रों, तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। तो आज हम अध्याय 6 और भक्ति काल की अन्य काव्य प्रवृत्तियां जो हैं वहां से स्टार्ट करेंगे क्लास को। और आप लोग चाहें तो अपना नोट्स जो है नोट करते जाएं, जो चीज़ें आपको लगे कि हाँ, ये नोट करने वाली हैं तो आप नोट करते जाइएगा। ओके, तो देखिए, जो भक्ति काल है उसकी क्या प्रवृत्तियां रही होंगी उस समय। तो भक्ति काल में निर्गुण और सगुण, ओके, निर्गुण और, ये क्यों नहीं आ रहा है, निर्गुण भक्ति काल में भक्ति काल में निर्गुण सगुण भक्ति की जो प्रमुख प्रवृत्तियां थी वह क्या थी। अतिरिक्त कुछ गौण काव्य प्रवृत्तियां भी रही थी, वह क्या थी, जिनका उल्लेख साहित्य के इतिहास में आवश्यक है। तो वह कौन सी चीजें हैं। वीर काव्य है, प्रबंधात्मक है, चरित काव्य है, नीति काव्य है, अकबरी दरबार का काव्य और रीति काव्य। मित्रों, ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो जो यहाँ पे जो भक्ति काल है उसमें जो लास्ट में, तो देखिए, जब युग या काल बदलता है तो एकदम से नहीं बदल जाता है, सभी साहित्य में लिखा होता है। तो उसमें वीर काव्य भी था, प्रबंधात्मक भी चीज़ें थीं, चरित काव्य भी थे, नीति काव्य भी थे। और उस समय जो मुगल साम्राज्य था उसमें अकबर जो थे, उनकी दरबार के काव्य और रीति काव्य भी इसमें मिलते हैं। तो ये इसकी प्रवृत्तियाँ हैं। वीर काव्य क्या थे, तो देखिए, वीर काव्य में जो है वीर काव्य में धार्मिक काव्य की प्रमुखता के कारण भक्ति काल में वीर काव्य धारा अपेक्षाकृत कृश हो गई। फिर भी उसका निरंतर चलता रहा। जैसे रामचरितमानस, रामचंद्रिका प्रवृत्ति रचनाओं में भी वीर रस का प्रसंगवश समावेश हुआ है। मतलब प्रसंगवश, किसी प्रसंग में इसमें वीरता का परिचय दिया गया है। किंतु आदिकाल की भांति इस युग में वीर काव्यों की स्वतंत्र रचना भी हुई है। यहाँ उन्हीं का अध्ययन अपेक्षित है। ऐसे काव्य प्राय राजश्रय में लिखे गए हैं। इनमें प्रमुखतया आश्रयदाताओं की यशोगाथा, युद्ध सज्जा, अतिशयोक्तिपूर्ण वीरदावली, दान एवं उनके शौर्य की स्तुति की गई है। शत्रु के उपहास, युद्धों की भयानकता आदि को स्थान दिया गया है। इस काल में वीर काव्य की रचना करने वाले प्रमुख कवि कौन थे। श्रीधर थे, नल सिंह, राव जैतसी, रासोका, दुरसाजी आढ़ा और दयाराम और कुंभकर्ण न्यामत खां थे। कवि श्रीधर ने ईडर के राजा रणमल राठौर के आश्रय में रहकर 1400 ईस्वी के लगभग रणमल छंद की रचना की थी। संप्रत इस काव्य के 70 छंद उपलब्ध हैं। देखिए, ये बहुत ही
चीज़ें जो हैं ये आपको ऐसी ऑथेंटिक बुक में ही मिल सकती हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमारे लिए मूल्यवान नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये 70 छंद इसमें लिखे हैं रणमल छंद में। तो फिर आगे जो डॉक्टर दशरथ शर्मा हैं, उन्होंने एक संपादित की थी रास और रासान्वयी काव्य। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रास और रासान्वयी काव्य किसने लिखा है, किसने संपादित किया है, तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। रणमल ने 1390 में पाटड़ के सूबेदार जफर खां के युद्ध में पराजित किया था, इन्हें जो है पराजित किया था। रणमल छंद की भाषा शैली औजपूर्ण है और इसमें वीर रस का सुंदर परिपाक मिलन है। नरसिंह द्वारा रचित विजयपाल रासो प्रसिद्ध है, किंतु इसका रचनाकाल संदिग्ध है। मिश्र बंधुओं के अनुसार इसकी रचना 1298 में हुई है, किंतु परवर्ती विद्वान इसका रचनाकाल 1543 मानते हैं। इस काव्य के केवल 42 छंद ही उपलब्ध हैं। विजयपाल रासो जो है इसमें 42 छंद ही इसके उपलब्ध हैं, डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में कहा जा रहा है। इसमें विजयगढ़ के राजा विजयपाल और पंग राजा के युद्ध का वर्णन किया गया है। तो ये बहुत ही डीपली तरीके से जब आप पढ़ेंगे, देखिए क्लास जो है आपकी 30-35 मिनट की बन सकती है, लेकिन जो चीज़ें मिलेंगी वो बहुत ही ऑथेंटिक मिलेंगी आपको, ठीक है। फिर देखिए, अब पूरा हम नहीं भी और आप पढ़ेंगे, लेकिन जो चीज़ें हमें महत्वपूर्ण लगती हैं उन्हें हम देखेंगे। प्रस्तुत संदर्भ में तीसरे उल्लेखनीय कृति जो है राव जेसी रासो, जिसके रचयिता और रचना काल के विषय में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। इसमें बीकानेर नरेश राव जेसी तथा सम्राट हुमायूं के भाई कामरान के युद्ध का वर्णन किया गया है, ठीक है, जिसमें राव जेसी की विजय हुई थी। यह घटना 1543 में लगभग हुई थी, अतः इस ग्रंथ का रचना काल भी इसी के आसपास माना जाता है। डिंगल भाषा में रचित प्रस्तुत कृति में सानुप्रांसिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। इसमें दोहा, मोतीदाम और छप्पे नामक छंद प्रयुक्त हैं। कुल छंद संख्या 90 है। इस धारा के चौथे उल्लेखनीय कवि जो हैं दुर्साजी आड़ा हैं। इनका जन्म मारवाड़ के धुंधला गांव में एक निर्धन चारण कुल में 1535 में हुआ था। यह डिंगल भाषा के बड़े प्रतिभावान कवि थे। अकबर के अतिरिक्त बीकानेर, जयपुर तथा सिरोही के राजवंशों की ओर से भी इनका सम्मान हुआ था। इनकी रचना विरुद्ध क्षेत्रीय सर्वप्रसिद्ध है। इसमें महाराणा प्रसाद का ये सोगान किया गया है। इसकी रचना दोहा छंद में हुई और शैलीगत उद्बोधन की दृष्टि से यह रचना अप्रतिम है। भक्तिकाल की अन्य वीर गाथा का दयाराम जी हैं, जो इन्होंने सिसोदिया वंश के राणा कर्ण सिंह के आश्रम में रहकर 1618 में राणा रासो नामक ग्रंथ लिखा था। ओके, तो ये डिंगल भाषा का प्रयोग इसमें भी किया गया है। नेक्स्ट जो है देखिए, इसमें ज़्यादा कोई ज़रूरी चीज़ें नहीं है, खास चीज़ें नहीं है, लेकिन उसके बाद में है क्याम खां रासो 1634 में नियामत खां के द्वारा लिखा गया है। ओके, तो ये उस समय देखिए इसका मूल जो है यही है कि जो रचनाएं लिखी गई थी उनमें जो आदिकाल के जो उस समय के जो राजा थे, भक्ति काल के समय में मुगल काल के, या फिर जो मराठा थे, जो उन लोगों का वर्णन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रबंधात्मक चरित काव्य। अब ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भक्ति काल में सधारू अग्रवाल, शालिभट्ट सूरी, गौतम रासकर, जासु मड़ियार, देवप्रभ और पद्मनाथ ने कुछ ऐसे चरित मूलक प्रबंध काव्यों की रचना की थी जो या तो आदिकाल के जैन काव्य की परंपरा में विचरित हैं। दूसरी बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि आप सोचेंगे कि चरित काव्य जो है भक्ति आदिकाल में लिखे गए, भक्ति काल में नहीं लिखे गए, तो ऐसा नहीं। चरित काव्य भक्ति काल में भी लिखे गए हैं और प्रबंध काव्य भी लिखे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रद्युम्न चरित 1554 ब्रज भाषा में लिखी गई है और सधारू अग्रवाल जो हैं इनकी रचना है ये। नारद का सत्यभामा पर क्रोध, कृष्ण रुक्मणी का विवाह, प्रद्युम्न का दैत्य द्वारा अपहरण, शिला के नीचे काल संवर को उसकी प्राप्ति, प्रद्युम्न के लिए रुक्मणी का विलाप, जिन्हें पद्मनाथ के पास नारद का गमन, प्रद्युम्न द्वारा काल संवर के शत्रुओं का विनाश, द्वार का आगमन, विवाह आदि घटनाएं इस काव्य की विषय वस्तु का निर्माण करती हैं। तो आपसे ये कोर्ट में रख के पूछ दिए जा सकते हैं। अतः प्रद्युम्न जिन्हें से दीक्षा लेते हैं और कठिन तपस्या करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। दूसरा यहाँ पे जो पंक्ति दी गई है ये इसी से संबंधित है। नित नित सीजई विलख खरी, काहे दुखी विधाता करी,
काहे दुखी विधाता करी, इकु धाजई रोवहि बैण, आंसू वहत न थाके नयन, की मई पुरुष विछोही नारी, की दो घाल बढ़ई मझारी, की मई लोक तेल घृत हरहु, पूत संताप कवण गुड़ परहु। तो ये चीज़ें हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। सालिव सूर्यकृत पंचवाई चरित रास पांडवों की पौराणिक कथा पर आधारित है, जैन काव्य है। ठीक है, अब आप यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि आदिकाल में है। तो सालिव सूर्य की ये एक और रचना है, इसे आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, जैन काव्य से संबंधित है। निष्ठ है, देखिए युद्ध और अहिंसा में अहिंसा का चयन ही कथा का मुख्य लक्ष्य रखा गया है इसमें। और इस काव्य की भाषा अभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। ठीक है, राजस्थानी हिंदी है। 14वीं शताब्दी के अंत में किसी अज्ञात जैन कवि ने गौतम राज की रचना की थी। इसके रचयिता का नाम कुछ विद्वानों ने भूल से उदयवंत या विजयभद्र समझ लिया था। तो यहाँ पे इतना जरूरी नहीं है। जैन काव्य परंपरा से भिन्न रचनाओं में जाखू मड़ियार और हरिश्चंद्र पुराण ब्रजभाषा की महत्वपूर्ण काव्य कृति रही है। तो देखिए इसमें राजस्थानी हिंदी का तो प्रयोग किया ही गया है, लेकिन साथ साथ ब्रजभाषा का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस चीज का। काव्य अभिव्यंजना तथा भाव गांधीर्य की दृष्टि से यह काव्य भक्ति काल में रचित ब्रजभाषा का आरंभिक दर्शन माना जाता है। 14वीं शताब्दी के अंत में देवप्रभु और कुमारपाल रासो भिन्न शैली की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। यह कृति जैन रास काव्यों तथा वीर प्रशस्ति परक रासो काव्यों की प्रवृत्तियों का समन्वय प्रस्तुत करती हैं। और इसमें राजा कुमारपाल की वीरता, उदारता, अहिंसा, प्रेम तथा नैतिकता प्रचार का वर्णन है। एक और तो यह काव्य जैन धर्म की प्रवृत्तियों का काव्य की सरस भावभूमि पर अप्रत्यक्ष रूप में प्रसार करती है। देखिए मित्रों, आप लोग बोर ना हो, सिर्फ आप लोग इस तरीके से सुन लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी पढ़ने में, ये डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास है ना, इसको पढ़ने में थोड़ा बोरियत आपको महसूस होगी, लेकिन इसमें चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अगर आप इसे ध्यान से सुन लेंगे या पढ़ लेंगे तो आपका हिंदी साहित्य में ना, आप इसमें एकदम से आपको लगेगा कि हाँ, हमारी तैयारी अच्छी हो गई है ना। इसको सामने रखकर आपको खोलने में तो बहुत ही बुरा लगेगा, लेकिन आप जब इसे खोलेंगे तो अच्छा लगेगा पढ़ने में, जब चीज़ें समझ में आने लगेंगी, है ना। तो यहाँ पे इन चीज़ों को आप मत देखिए। ठीक है, ये चीज़ें इतना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हमने समझ लिया है इसमें ब्रजभाषा और धार्मिक चीज़ों का वर्णन किया गया है, नैतिक चीज़ों का वर्णन किया गया है, चरित्र काव्यों का वर्णन किया गया है, राजस्थानी हिंदी का वर्णन किया गया है, अलंकार शैली का वर्णन किया गया है। तो ये चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, ज़्यादा पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नीति काव्य क्या है। नीति काव्य के बारे में क्या दिया गया है इसमें। तो आदिकाल से ही भारतीय चिंताधारा ऐहिकता की अपेक्षा पारमार्थिक तत्वों को महत्व देती रही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, अहंकार से बचने तथा उपकार तथा दान, दया और ईश्वर चिंतन की ओर उन्मुख होने की प्रवृत्ति प्राचीनतम ग्रंथ से ही प्राप्त होने लगी थी। और ये चीज़ जो है भक्ति काल में चली ही खूब है। तो इसमें नीति काव्यों को इसी तरीके से प्रस्तुत किया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या देखने योग्य है, तो ये है कि पाली साहित्य में नीति काव्य का बाहुल्य था। ठीक है, आपसे एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि देखिए पाली साहित्य में अगर कोई चीज़ ऐसी रखी जाएगी तो आपको ध्यान रखना है कि पाली साहित्य में भी नीति काव्य का बाहुल्य है, क्योंकि उसमें उपदेश अधिक हैं और उपदेश में नीति जरूर आएगी। प्राकृत और अपभ्रंश में बौद्ध सिद्धों तथा जैन जो संत थे की रचनाओं में परलोक और मोक्ष, आत्म साक्षात्कार पर जो है बल दिया गया था। त्याग, संयम, दया, क्षमा, सत्य, हिंसा, अपरिग्रह आदि का विशेष महत्व दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, भक्ति काल में नीति काव्य के 3 रूप प्राप्त होते थे। कबीर नामक जो कबीर थे, नानक थे, दादू आदि संतों की जो रचनाओं में नीति संबंधी जो धर्मोपदेशों के अंग जो रहे हैं। उसके बाद जो रामचरितमानस है, पद्मावत है, इनके प्रबंध काव्य जो यत्र तत्र नीति संबंधी उपदेश क्रम कथा में आनुषंगिक रूप में मिलते हैं। तीसरा क्या है, कुछ ऐसे भी कवि हैं जिन्होंने नीति काव्य की ही रचना की है। यहाँ इनमें से तृतीय वर्ग के जो कवियों का विवेचन अभिष्ट है। इस वर्ग के प्रमुख कवि जैन मतावलंबी थे। ठीक है, यद्यपि छीहल हैं, रत्नावली हैं, जमाल प्रभृति अनेक कवियों ने नीति काव्य ही लिखे थे। जो यहाँ पे देखिए पद्मनाथ जो थे, उन्होंने डूंगर बावनी लिखी थी 1486 में, जिसका नामकरण कवि ने अपने आश्रयदाता डूंगर शेठ के नाम पर किया था। इसमें 53 छप्पे हैं। ओके, कितने छप्पे लिखे गए हैं? 53 छप्पयों में ये लिखी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय छप्पे का वर्णन किया गया है। ठीक है।
ठीक है, जिनमें दया, दान, धर्म ये तो सब चीज़ें चलेगी ही। यहाँ पे जब नीति लिखी है तो नीति में तो यही आएगा। फिर आइए आप आगे, तो यहाँ पे देखिए छीहल की जो बावनी है, छीहल कवि जो है इन्होंने छीहल बावनी लिखी है 1527 में, ठीक है, ये आई है। तो रत्नावली जो दोहा संग्रह है इसमें 111 दोहे हैं। तो ये चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। इन्होंने जो सुंदर कथन मिलते हैं, तो ये इन्होंने एक रचना लिखी है छीहल जो है, इन्होंने पंचसहेली की बात, पंथी गीत आदि कृतियाँ लिखी हैं। और फिर गोस्वामी तुलसीदास की पत्नी रत्नावली ने भी उद्बोधनात्मक नीति काव्य की रचना की है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो तुलसीदास विरक्त होकर चले गए थे, तो रत्नावली दोहा संग्रह में 111 दोहे हैं जिनमें विविध विषयों का प्रतिपादन हुआ है। एक उदाहरण द्रष्टव्य है। क्या लिखा है? घी को घट है कामिनी, पुरुष तपत अंगार, रत्नावली घी आगिन को, उचित न संग विचार। तो ये जो है पद दिया गया है। 16वीं सदी के मध्य में विद्वान कवि देवीदास कृत राजनीति के कवित्व को की हस्तलिखित प्रति जो है नागरी प्रचारणी सभा काशी में सुरक्षित रखी है। तो इतना महत्वपूर्ण ये भी टॉपिक नहीं है। आप देखिए, मैं यहाँ पे प्रस्तुत करने का एक ही जो है उद्देश्य है कि आप सब देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। तो ये तो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ से कुछ इतना जो है महत्व नहीं है कि कुछ पूछा जा सकता है। दूसरा जो है आपका टॉपिक ये है उदयराज को दोहा। तो 1603 में आया था, ये उदयराज के द्वारा ही लिखा गया। इसको आप आसानी से समझ सकते हैं, तो इस तरीके से एग्ज़ाम में पूछा भी नहीं जाएगा। अब आप बताइएगा कि हमारे बताने का जो बताने की शैली है वह कैसी है, इसको चेंज किया जाए या फिर इसी शैली में बताया जाए, ठीक है। आप लोग ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि जिस शैली में हम आपको बता रहे हैं चीज़ें उस शैली में सही है या फिर इसको चेंज करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो लिखा है कि यहाँ पे आपको क्षेत्र पता चला है कि ये किस क्षेत्र की यहाँ पे वर्णन किया गया है। ओके, नेक्स्ट है जो रचनाकार हैं, इन्होंने कल चरित्र लिखा है 45 पद्य में। ओके, इसकी भाषा जो है ब्रज भाषा है और इसमें शैली जो है हास्य रसपूर्ण व्यंग्यात्मक शैली है। ओके, लेकिन इतना महत्व इसका नहीं है यहाँ पे पढ़ने के लिए। अगर कोई आप कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं तो इतना महत्व नहीं है इसका। फिर है आपका भक्तिकालीन नीति कवियों में जैन कवि बनारसी दास का मुख्य स्थान है। इसी समय इनका जन्म 1586 में हुआ था। अब इसको ध्यान रखना इसलिए कि क्रमागत जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें ही पूछा जा सकता है। और आपको पता चलेगा कि आप ये सोचेंगे कि बनारसी दास जो थे इनका जन्म स्थान जन्म काल कैसे हम ध्यान रखें, मतलब कहाँ से ढूंढें। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है 1586। ओके, तो ये जो है आपके इनका समय आप जो है लिख सकते हैं। ये जौनपुर में इनका जन्म हुआ था और सम्राट अकबर के प्रशासक में ये थे। जहांगीर के दरबार में भी गए थे और शाहजहां के दरबार में भी ये रहे थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। इन्हें विशेष मान प्राप्त था नवरस पद्यावली में, समयसार नाटक में, बनारसी विलास में और अर्धकथानक जो इन्होंने 1640 में लिखी थी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इनकी। अब यहाँ पे देखिए, ये जो पद्य लिखा है इन्होंने कि माया छाया एक है, घटे बढ़े छिन माही, इनकी संगत जे लगे तिनहि कहीं सुख नाहि, कहीं सुख नाहि, एक रूप हिंदू तुर्क दूजी दशा न कोय, मन की दुविधा मान करे भय 102। तो सही लिखा है इन्होंने, बहुत ही विद्वान लोग थे। इनको पढ़ना हमारे लिए उचित ही है कि अगर हम इनको पढ़ते हैं तो हमारे जो है ज्ञान में वृद्धि होगी। कि देखिए, माया और छाया एक ही समान है, इनकी संगति करने वाला तो मूर्ख ही कहा जाएगा, क्योंकि दोनों का एक ही कार्य है ना, दोनों ही दुविधा में रखती हैं, ठीक है। तो ये नीति से ही संबंधित है। फिर देखिए, जैन नीतिकारों में राजसमुद्र और कुशल वीर भी उल्लेखनीय है। राजसमुद्र का जन्म 1590 में हुआ है, लेकिन इतना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण था वो बता दिया आपको। नेक्स्ट देखिए, अकबरी दरबार का काव्य। तो देखिए, अब यहाँ पे हमें देखना है, सम्राट अकबर का समय था उस समय जब भक्तिकाल चल रहा था। अंतिम जो भक्तिकाल है, ये राजभाषा जो है फारसी थी इनकी, और नित्य के व्यवहार में हिंदी ही प्रयुक्त होती थी। वे न के तो यहाँ पे देखिए, जो कूट का शब्द दिया जाता है या असर्शन और रीजन का जो क्वेश्चन आता है, तो उसमें इसी तरीके के रखे जाते हैं। आप समझेंगे कि फारसी भाषा थी
इनकी राजभाषा, और लेकिन जो प्रयोग होता था नित्य, वह हिंदी भाषा थी। केवल हिंदी कवियों को अपने दरबार में सम्मान करते थे, वरन स्वयं भी हिंदी और फारसी में काव्य रचना भी करते थे। अकबरी दरबार में जिन हिंदी कवियों को विशेष सम्मान प्राप्त था वे थे चतुर्भुजदास, आस्कर्ण, पृथ्वीराज, मनोहर, टोडरमल, नरहरि, बीरबल और ब्रह्म, गंग और तानसेन और रहीम। चतुर्भुजदास भी थे विद्वान और विद्यानुरागी थे तथा बीरबल के माध्यम से अकबर दरबार में सम्मानित हुए थे, और जो राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए और जीवन पर्यंत वृंदावन में रहे थे। चतुर्भुज दास द्वादश यश लिखा था 1503 में इन्होंने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, यहाँ पे इतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन जो है आपका मनोहर कवि हैं, जिन्होंने फारसी, संस्कृत, हिंदी काव्य में रचनाएं करते थे। मिश्र बंधु ने इनका रचना काल 1563 माना है, और वृद्धावस्था में जहांगीर दरबार में ही अकबर ने इन्हें राय की उपाधि दी थी। ओके, नेक्स्ट जो है यहाँ पे महापात्र नरहरि 1505 से 1607 अकबर के राजकवि थे। ये संस्कृत, फारसी और हिंदी के विद्वान थे। मिश्र बंधु विनोद में इनके 3 ग्रंथ का उल्लेख मिलता है, रुक्मणी मंगल, छप्पे नीति और कवित्त संग्रह। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मिश्र बंधु ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है उसमें इनका जो है वर्णन किया है। नीति काव्य से ही संबंधित हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। बीरबल भी जो है 1528 से 1583 तक इनका समय रहा है। राजा बीरबल, इनकी उपाधि इन्हें अकबर से प्राप्त हुई थी। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे है कि अकबरी दरबार के कवियों में गंग का विशेष सम्मान रहा था। गंग का समय है 1538 से 1617। 1538 से 1617। इनका पूरा नाम था गंगा प्रसाद। इनके छंद में जिस कोटि का काव्य चमत्कार, वाग्वेद और भाषा स्पष्ट मिलता है, उसमें फलस्वरूप इनके विषय में यह कथन प्रसिद्ध है। तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार, ये गंग कवि ने ही लिखा है। ये बीरबल के बाल सखा थे। आगे चलकर ये मान सिंह, टोडरमल और अब्दुल रहीम के खाना के संपर्क में रहे, मतलब रहीम के संपर्क में भी रहे थे। इन्होंने एक वो लिखा था, गंग कवि ने एक जो दोहा लिखा है, कबहु न भड़ुआ रन चढ़े, कबहु न बाजी बम, सरस सभाय प्रणाम कर विदा होत कब गंग। ठीक है, ये इन्होंने लिखा था। फिर आते हैं तानसेन है। इतना जो है नीति काव्य में ये सभी आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, रहीम है 1556 इनका समय दिया है। देखिए यहाँ पे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, 1556 से 1638 ये जो है नीति काव्य में ही आते हैं। रहीम जो है अरबी, फारसी और संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। ये भी आपको नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके कूट के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ओके, जो रहीम थे इनको अरबी भी आती थी, फारसी भी आती थी और संस्कृत भी आती थी, और इन्होंने खड़ी बोली में भी अपनी रचना लिखी है। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने 11 वर्ष की अवस्था में ही काव्य रचना आरंभ कर दी थी। इनकी रचनाओं में दोहावली, नगर शोभा, ये रचनाएं इनकी लिख लीजिएगा। दोहावली, नगर शोभा, बरबे नायिका और मदनाष्टक प्रमुख हैं। कहा जाता है कि इन्होंने सत्सई की रचना की थी, किंतु संप्रति इनके नीति संबंधी प्राय 300 दोहे ही मिलते हैं। ओके, और इनका जो मदनाष्टक है ये खड़ी बोली का बताया जाता है। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये इनकी रचनाएं हैं, आप इनको देख लीजिएगा। और साथ ही और रचनाएं जो है, एक तो ज्योतिष ग्रंथ है, एक खेट कौतुकम है। ये भी इसकी रचना फारसी में से संस्कृत भाषा में हुई है। ओके, रीति काव्य आता है। फिर रीति काव्य में भक्ति काल में तथा इससे पूर्व ही यद्यपि हिंदी साहित्य का गुण और परिमाण की दृष्टि से पर्याप्त प्रतिष्ठित हो चुका था। मैं यहाँ पे आपको एक बार और बताना चाहूँगी कि ये लास्ट में जो दिया गया है विवरण, इसको इसलिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बहुत चीज़ें जो है, सभी चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की है एक ही क्लास में। ओके, तो रीति काव्य के बारे में यहाँ से ही शुरुआत हो जाती है। यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा आप कि जो आदिकाल के चारण कवियों को यदि युद्धों से अशांत वातावरण में काव्यशास्त्र के लिए अपेक्षित एकांत चिंतन का अवसर नहीं मिला, तो संत और सूफी कवि एक द्वेषक ज्ञान की तुलना में आध्यात्मिक ज्ञान को कहीं अधिक श्रेष्ठ एवं श्रेष्ठकर मानकर आध्यात्मिक चिंतन में ही जानबूझकर उलझे रहे। इन लोगों के लिए कविता अपनी बात को कहने का साधन मात्र रही है।
कला की वह सिद्धि नहीं रही है, जिसमें अनुभूति के समान अभिव्यक्ति के विभिन्न उपकरणों का सौंदर्य भी महत्व रखता है। जैसे ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने पुष्प या पुण्य कवि को जो है में रचित अलंकार रत्नाकर नामक अलंकार विवेचन संबंधी, जिसे हिंदी ग्रंथ का उल्लेख कर हिंदी भाषा के बहुत पहले आविर्भूत होने 8वीं शताब्दी तक उनके स्वरूप और साहित्य के प्राण और प्रतिष्ठित हो जाने और उसमें रीत निरूपण की परंपरा का आरंभ कई शताब्दी पूर्व होने आदि जिन संभावनाओं के लिए स्थान छोड़ा है, उनसे उसके अस्तित्व को अस्वीकार करना अधिक संगत प्रतीत किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, जो शिव सिंह सेंगर हैं, इन्होंने पुष्प को, जो पुष्पतंत्र थे, इनको जो है प्रथम कवि माना है। इनका समय है 713। नेक्स्ट जो है आपका, यहाँ पे भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी जो देखिए आपकी रचना है, हिंदी रीति निरूपण परंपरा का आरंभ कृपाराम की हितरंगिणी से माना जाता है। निरूपण, ठीक है, रीति निरूपण का, क्योंकि इसकी रचना के समय हिंदी भाषा और उसके साहित्य में इस विषय के लिए अपेक्षित प्रवणता ही नहीं आ गई थी, अपितु उसके उपयुक्त वातावरण भी उपस्थित हो गया था। फिर आइए देखिए, यहाँ पे जो भक्ति सारमृत सिंधु लिखी गई है, यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ओके, नेक्स्ट जो है जो यहाँ पे अन्य रचनाकार लिखे हैं, कृपाराम, सूर और नानदास जैसे भक्तों ने प्रयत्न आरंभ कर दिया। हमारी धारणा है कि कृपाराम ने हितरंगिणी की रचना मुख्य रूप से भक्तों द्वारा प्रयुक्त स्वकीय और परकीय भाव को स्पष्ट करने के लिए ही की होगी। यही कारण है कि उसमें उन्होंने सामान्य वर्णन बहुत ही चलते ढंग से किया है, इसके भेदों का यथास्थान वर्णन नहीं किया है। नेक्स्ट देखिए, काव्यशास्त्र के साथ इस प्रकार से संपर्क होने के परिणाम स्वरूप ये लोग संभवतः इतर काव्यांगों से भी परिचित हुए और अब तक मात्र भक्ति का माध्यम समझी जाने वाली कविता का इन्हें साहित्यिक महत्व भी ज्ञात हुआ था कि उस समय जो है कविता की क्या स्थिति थी। इन लोगों ने सिर्फ कविता को अपने विचार व्यक्त करने के लिए ही लिखा था। लिखा क्या था? सिर्फ गाया था, और इनके शिष्य जो थे पढ़े लिखे वो लिखते रहे थे। फलतः कविता के स्वरूप विधायक विभिन्न पक्षों के प्रति सचेष्ट हो कर रचना करने का प्रयत्न ही नहीं हुआ। उनके विषय में चर्चा भी होने लगी और गोस्वामी तुलसीदास द्वारा मानस के प्रथम सोपान में विभिन्न रूपकों तथा विनम्रता प्रदर्शन के व्यास से यह सहज ही प्रकट कर दिया गया था। देखिए, बोलने को व्याकरण भाषा बोली जा सकती है, लेकिन जितनी अच्छी तरीके से हमें सहज तरीके से सरल भाषा, सरल शैली समझ में आती है, उतना हमें व्याकरण की जो एक व्याकरण वाली भाषा जो होती है वो इतनी आसान तरीके से हमें समझ में नहीं आती है। ठीक है, इसीलिए हम जब कहते हैं, सभी जो पढ़ने वाले व्यक्ति हैं वो कहते हैं कि जब हम चीज़ों को समझते हैं अपने ढंग से, हम अपनी बोलचाल की भाषा के ढंग से, तब चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छे से ध्यान रहती हैं, है ना। तो नेक्स्ट जो है आपका, ये चीज़ें हैं ज़्यादा, इसमें सब वही लिखा है कि उस समय का दरबारी काव्य क्या था, नीति काव्य की क्या किस तरीके का ढंग था, क्या लिखा जाता था। नेक्स्ट देखिए, कृपाराम जो है, इनके बारे में हमने पढ़ा है। इनकी हितरंगिणी इन्होंने लिखी है 1541 में। इन्होंने हितरंगिणी नामक ग्रंथ लिखा था, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है कि हितरंगिणी कुल मिलाकर 400 छंदों का ग्रंथ है। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ मिली है नई कि हितरंगिणी जो लिखी है वह 400 छंदों में लिखी है तथा 5 तरंगों में लिखी है। तो ये चीज़ें जो है आप जब डीपली देखेंगे तभी आपको ये मालूम होगी, और अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो यही है, इस पूरे थ्योरी को पढ़ना जो है इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसमें जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उनको देखना ज़रूरी है। आइए अब देखते हैं सूरदास के बारे में। तो सूरदास जो हैं कृपाराम के बाद इस काल के दूसरे महत्वपूर्ण रीति कवि सूरदास कहे जा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे रीति कवि सूरदास को कहा गया है, जबकि ये भक्ति काल में आते हैं। इन्होंने लक्ष्य पदों की रचना की और अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रमाणित कर दिया कि इस युग में भी रीतिकाल के समान रीतिबद्ध काव्य की रचना हुई है। सूरसागर के अनेक पद जहाँ नायिका भेद और श्रृंगार रस की सामग्री के शास्त्रीय परिवेश में लिखे हुए प्रतीत होते हैं, वहाँ इनकी साहित्य लहरी के पद भी जो है विविध अलंकारों के उदाहरणों के लिए प्रत्यक्ष रूप से दिए जा रहे हैं। रस
सामग्री और अलंकार के साथ साथ निरूपण की शैली का सर्वप्रथम प्रयोग इसी ग्रंथ में मिलता है। तो ये चीज़ें डीपली आपको ध्यान रखना है कि देखिए सबसे पहले जो है कहाँ देखने को मिलती हैं चीज़ें ये ऐसी, तो ये साहित्य लहरी और सूरसागर में मिलती हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कि अप्पय दीक्षित ने जो कुवलयानंद लिखी है वह एक दूसरे क्रम को ही इसका आधार माना गया है। कवित्व की दृष्टि से यह ग्रंथ जो है परीक्षा की जाए तो कहना होगा कि दृष्टिकूट शैली का प्रयोग होने के कारण यह चित्र काव्य की कोटि की रचना है। तो कुवलयानंद जो है एक चरित्र काव्य है और दृष्टिकूट पद इसमें दिए गए हैं, ऐसा इसमें दिया है। यहाँ पे इसमें संस्कृत की तत्सम शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है। ब्रजभाषा के सहज माधुर्य तथा श्रृंगार और भक्ति का भी इसमें सफलतापूर्वक जो है प्रयोग किया गया है। नंददास देखिए, नंददास जो है हिंदी साहित्य के अंतर्गत नंददास यद्यपि भक्ति काव्य के रूप में ही प्रसिद्ध हैं, लेकिन ये रीति काव्य में भी आते हैं क्योंकि इन्होंने जो रसमंजरी लिखी है 1550 समय दिया है। इसमें दोहा चौपाई की शैली में नायक नायिकाओं का भाव और हाव है जो है इसमें वर्णित किया गया है। भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर इसमें स्वकीय और परकीय के भेद दिए गए हैं। इसमें ही 4 भेद दिए गए हैं नायक के। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं केशवदास। केशवदास जो हैं ये भक्ति काल में भी आते हैं और रीति काल। तो आपको ये देख लेना है कि देखिए सूरदास जो हैं अपनी साहित्य लहरी और सूरसागर की वजह से ये रीति काल में आते हैं। नंददास जो है रसमंजरी के कारण जो है रीति काल में आते हैं। फिर केशवदास तो प्रसिद्ध ही है कि रीति काव्य में है और रामचंद्रिका के आधार पर ये भक्ति काल में आते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए इनकी रचनाएं दी गई हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। जो इनकी जन्म इनका 1560 इसमें दिया है और 1555 जो है केशवदास का जो है जन्म माना जाता है। इनके द्वारा रसिक प्रिया 1591, रामचंद्रिका 1601, कवि प्रिया 1601, रत्नावली 1607 और वीर सिंह देवचरित 1607, विज्ञान गीता 1610, जहांगीर, जसचंद्रिका, नक्सिक और छंदमाला। ओके, तो याद रखना है कि देखिए पूछा जाता है किसने नक्सिक वर्णन नहीं किया है, तो देखिए केशवदास जी ने नक्सिक वर्णन किया है। विज्ञान गीता प्रतीक शैली में लिखी गई है, आध्यात्मिक रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर रसिक प्रिया में 16 प्रकाश हैं जिनमें प्रथम 13 में क्रमशः श्रृंगार रस के भेद दिए गए हैं और नायिकाओं का वर्णन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने रसिक प्रिया लिखी है, कवि प्रिया लिखी है, 16 प्रभावों में विभक्त है। इसमें प्रथम 4 के अंतर्गत आश्रयदाता वंश और कविवंश, काव्य दूषण और कवि भेद का वर्णन किया गया है, जबकि 5वीं और 8वीं में प्रभावों में विभिन्न उपशीर्षकों से सामान्य अलंकारों का वर्णन किया गया है। छंदमाला 2 भागों में विभक्त है। प्रथम भाग में 77 वर्ण वृत्तों का वर्णन किया गया है और द्वितीय में 26 मात्रा वृत्तों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट जो है इसमें इन्होंने जो रसमंजरी और रसतरंगड़ी का आश्रय लेकर अपनी दृष्टि सीमित रखी है भानुदत्त ने। नेक्स्ट रसप्रिया में इनके अतिरिक्त रुद्रट के श्रृंगार तिलक, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण, रूप गोस्वामी का कृत उज्जवल नीलमणि, वात्स्यायन कृत कामसूत्र जो है कवि प्रिया में दंडी की काव्यदर्श, केशव मिश्र के अलंकार शेखर आदि का आश्रय लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ये चीज़ें आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे इसे नोट कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ें थी जो हमने यहाँ पे आपको बताया है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जो चीज़ें महत्वपूर्ण थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा यहाँ पे देखना है कि रामचंद्रिका जो है केशव का असाधारण महाकाव्य है, जिसमें परंपरा पालन के स्थान पर वैशिष्ट सन्निवेश का ध्यान रखा गया है। रामचंद्रिका के अतिरिक्त जहाँ तक शेष 4 प्रबंध काव्यों का प्रश्न है, उनमें प्रथम का महत्व जहाँ तत्व चिंतन तक ही सीमित रहा है, वहीं शेष 3 ऐतिहासिक सामग्री के लिए प्रामाणिक स्रोत हो सकते हैं। कवित्व की दृष्टि से इनमें रत्नावली को थोड़ा आदर दिया जाता है, जिसमें वीर रस का उत्कृष्ट रूप दृष्टिगोचर होता है। मुक्तक काव्यों में केशव के रसिक प्रिया, कवि प्रिया और नक्सिक ये 3 ग्रंथ आते हैं। तो मुक्तक काव्य के लिए इन्हें आप जरूर नोट कर लीजिएगा।
इनका वर्ण विषय मुख्यतः श्रृंगार ही है। यद्यपि रसप्रिया जो है के अंतर्गत इतर रसों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। काव्यप्रिया में कवि के आश्रयदाता इंद्रजीत की प्रशस्ति संबंधी अनेक छंद जो है सम्मिलित किए गए हैं। तो ये जो है चीज़ें आप चाहें तो देख सकते हैं। फिर आते हैं रहीम। तो रहीम के बारे में हमने आपको बता ही दिया पहले ही। फिर सुंदर कविराय आते हैं, ये भी आपके नीति काव्य में भी आएंगे, इतना महत्वपूर्ण नहीं है इनके बारे में पढ़ना। यहाँ पे न्यामत खां जो हैं इन्होंने ये रचनाएं लिखी हैं। रसकोश 1619, कविवल्लभ 1647, श्रृंगार तिलक 1652, रस तथा रसमंजरी 1652। और इनमें रसकोश जहाँ नवरस और नायिका भेद पर से संबंधित है। भट्ट केदार की जो है वर्ण रत्नाकर, और इसको भी आप चाहें तो नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये लास्ट पेज था, लास्ट चैप्टर था, तो यहाँ पे मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर कर दिया जाए। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, इन चीज़ों को आप देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने लायक नहीं है, लेकिन आप लोग देख के संतुष्ट होंगे कि हाँ कम से कम इसमें इस तरीके से दिया हुआ है। ओके, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट चैप्टर जो है नेक्स्ट क्लास में हम जो है पढ़ेंगे कुछ विशेष ही। ओके, तो आप लोग को बता दिया है कि चाहे तो इसका PDF आपको मिल जाएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डेली क्विज होती है, अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो उसका कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर जुड़ जाइएगा। दोपहर 2:30 बजे हिंदी साहित्य का जो है क्विज होती है, और रात्रि 8 बजे फर्स्ट पेपर के लिए क्विज होती है नेट JRF के लिए। ओके, तो आइए, आपका स्वागत है और बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।